जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 3.4 ए भी हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन। यहाँ से कोई एक, ठीक है। 3.4 ए करना हमने ये है कि हमने ट्रांजेक्शन्स पढ़नी है, ये जून 1 से लेकर जितनी भी आगे। और उसके बाद जो है उसको हम जनरल जनरल में रिकॉर्ड करेंगे। जनरल जनरल का एक जो फॉर्मेट होता है, जनरल जनरल बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। इसमें आप डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। डेट आपकी जौन सी भी है आप उसको एज इट इज यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे जून है तो जून जून 1, ठीक है। और हो क्या रहा है इसके अंदर वो डिस्क्रिप्शन में आएगा, डेबिट क्या हो रहा है क्रेडिट क्या हो रहा है। अब यहाँ देखिएगा, पढ़ें इसको। द कॉर्पोरेशन इशूड 6,000 शेयर्स ऑफ कैपिटल स्टॉक टू वेंडी विंगर इन एक्सचेंज ऑफ 6,000 कैश। अच्छा जी, कैपिटल स्टॉक आपका इशू है। कैपिटल स्टॉक इशू होता है तो कैपिटल बढ़ता है आपका, ठीक है। तो क्रेडिट होगा, ये कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हुआ है आपका, तो क्रेडिट होगा 60,000। और किस फॉर्म में आ रहा है? कैश की फॉर्म में आ रहा है, तो 60,000, ठीक है। साथ आप छोटी सी नरेशन लिख लेंगे कि हो क्या रहा है, क्योंकि उसने यहाँ पार्ट 1 में मांगा हुआ है एनालाइज द इफेक्ट्स ऑफ ईच ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, नीचे थोड़ा सा लिख भी लेंगे इसमें। आप यहाँ पर ये लिख लो डिस्क्रिप्शन में, इशूड स्टॉक टू, इशूड स्टॉक टू जौन सी भी पार्टी थी, कौन सी थी ये, यहाँ पे थी वेंडी, वेंडी विंगर, ठीक हो गया। इनको आपने इशू किया था। अच्छा, अब आ जाए जी सेकंड ट्रांजैक्शन पे। जून 2 क्या हुआ था जून 2 को? परचेज्ड अ प्लेन फ्रॉम यूटिलिटी क्राफ्ट फॉर 220,000, मेड अ 40,000 कैश डाउन पेमेंट एंड इशू अ नोट पेबल फॉर द रिमेनिंग बैलेंस। अच्छा, आपने प्लेन खरीदा है, आपके बिजनेस ने प्लेन खरीदा है, तो प्लेन क्या होगा? प्लेन लिख लो, एयरक्राफ्ट लिख लो, जो दिल करे, ठीक है। प्लेन ही होता है एयरक्राफ्ट भी। बस लिख लिया आपने वो। कितनी अमाउंट का था एसेट आपका? 220,000 का, ठीक है। अभी मुफ्त में तो आया नहीं होगा, थोड़ी सी कैश पेमेंट आपने की है इसमें, देखो यहाँ लिखा हुआ है, मेड अ 40,000 कैश डाउन पेमेंट। थोड़ा सा कैश पे किया है इसके लिए आपने। कैश जा रहा है, एसेट है, एसेट कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है, ठीक है। और बाकी की जो अमाउंट है वो भी तो पे करनी है ना, तो सिर्फ 40 हुई है। तो बाकी की जो अमाउंट है वो आपने इशू कर दिया जी नोट पेबल, कि भाई पे कर दूंगा, ठीक है, परेशान ना हो, कर दूंगा पे। नोट पे लिख के दिया आपने, नोट पेबल। नोट पेबल वो होता है कि जो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आप उसमें नोट पे प्रॉमिस लिख के देते हैं कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो बाकी की अमाउंट कितनी बच गई है इसमें? 180,000। तो आपने लिख दी, नीचे आप साथ लिख देंगे छोटी सी नरेशन के, परचेस्ड परचेस्ड प्लेन फ्रॉम यूटिलिटी एयरक्राफ्ट, ठीक है। नरेशन आपकी भी हो सकती है, उसमें कोई ये नहीं है कि बिल्कुल मेरे अल्फाज हों, कुछ भी, बस आपने एक्चुअली बताना होता है सिचुएशन में कि आप कर क्या रहे हैं। अच्छा, ये मैंने ऊपर बिल्कुल ब्लॉक में लिख दिया है, नीचे इसको ऐसे ज्वाइनिंग में लिख दिया है। चलो खैर, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, विद दैट बीइंग सेड अगली ट्रांजैक्शन करते हैं। जून, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। अच्छा, जून 4, जून 4 क्या हुआ जून 4 को? जून 4 को ये कलर को क्या हो गया? चलो कोई और कलर चूज कर लेते हैं, ये नहीं अच्छा तो ये सही है, ठीक है। जून 4, जून 4 को जनाब, पेड वुड्रो एयरपोर्ट 2,500 टू रेंट ऑफिस एंड हैंगर स्पेस फॉर अ मंथ। आपने जगह किराए पे लेनी थी तो आपने ले ली, रेंट पे ले ली, ठीक है। 2,500 की, तो रेंट है, सिंपल रेंट एक्सपेंस है, ठीक है ना। रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है ना, रेंट एक्सपेंस।
बढ़ा तो क्या हुआ, डेबिट हुआ। कितने से डेबिट हुआ, जितना किराया दिया था उतना ही डेबिट होगा ना। और आपने क्या कैश आपका गया है यहाँ पे? जी बिल्कुल गया है, क्योंकि रेंट पे किया है। तो 2500। ओके। देखो कितना आसान है, अगर थोड़ी सी आप और इसको जो ना पढ़ो ना गौर से स्टेटमेंट को, तो फौरन पिक कर लेता है बंदा कि हुआ हुआ क्या एक्चुअली। अब यहाँ पे आप लिखते हैं जी कि पेड ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट, और एंड किसी मंथ का होता है ना। तो यहाँ पे कौन सा मंथ चल रहा है, जून चल रहा है। फॉर द मंथ लिखा हुआ है तो आपको पता है कौन सा मंथ है, पेड ऑफिस रेंट फॉर जून। ठीक हो गया। चलो विद दैट बीइंग सेड अगला देखते हैं। जून 15, जून 15 को क्या हुआ जी? जून 15 को बिल्ड कस्टमर्स 8320 फॉर एरियल फोटोग्राफ टेकन ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ जून। बिल्ड कस्टमर का मतलब ये कि हमने कस्टमर को बिल भेजा। बिल आप हमेशा तब भेजते हो कि जब आप कोई सर्विसेज परफॉर्म करते हो, कोई सेल करते हो। तो यानी कि जब जब बिल्ड का वर्ड लिखा हो ना तो अकाउंट रिसीवेबल बन रहा होता है। आप बिल भेजते हो लिखो, आपका अकाउंट रिसीवेबल बनता है। सही है। तो बिल्ड कस्टमर को आप एक तो आपका पता चल गया, आपको अकाउंट रिसीवेबल बनेगा। दूसरा अफेक्ट जो है उस पर भी बात करते हैं अभी। पहले तो अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड करें जो कि एसेट होता है, क्योंकि आपने बिल भेजा। बिल भेजा तो आपका रिसीवेबल बन गया। कितनी अमाउंट का रिसीवेबल बना है वो बना है आपका 8320 डेबिट। ठीक है। और क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा जी, आपने कुछ इसको सर्विसेज दी हैं। कौन सी सर्विसेज दी हैं? यहाँ पे लिखा है फॉर एरियल फोटोग्राफ टेकन। आपने एरियल फोटोग्राफ की सर्विसेज दी हैं, आपने खींच के दी हैं इसको। ठीक है, तो एरियल फोटोग्राफ रेवेन्यू लिख दो, या सिंपल रेवेन्यू भी लिख सकते हो आप। सेल एरियल फोटोग्राफ, एरियल में ई आता है यहाँ पे। ठीक है। एरियल फोटोग्राफ, फोटोग्राफ रेवेन्यू। ठीक हो गया। कितनी अमाउंट बन गई? 8320। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो गए। ये मैं इतना अच्छा लिख नहीं पाया, लेकिन चलो आई होप कि आपको समझ आ जाएगा। चलो इसको जरा साफ थोड़ा सा नीट कर लेते हैं, फिर रिसीवेबल है। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, चलो थोड़ा सा और कलर चेंज कर लेते हैं। लाइफ में बहुत से कलर होने चाहिए, नहीं तो लाइफ बोरिंग हो जाती है। सही है। ऐसे वाले कलर होने चाहिए। ठीक है। अच्छा मतलब लेना आपने। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा। जून 18, जून 18 को, पहले इसकी हमने नरेशन नहीं लिखी, नरेशन भी लिख लो उसको जून 15 की। कि क्या लिख सकते हैं इसमें? जो यहाँ लिखा था वही लिखना पड़ेगा, बिल्ड कस्टमर फर्स्ट हाफ ऑफ जून। ठीक है, थोड़ी आसान वाली लिख लेते हैं फिर। बिल्ड कस्टमर्स, बिल्ड कस्टमर्स फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ जून। बिल्ड कस्टमर्स फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ जून। ठीक हो गया। अब आ जाए जी आप जून, कौन सी जून में आना है? अब आपने 18 में, जून 18 है यहाँ पे। वो हुआ है जी कि जून 15 को कि हमने सैलरी पे की है। 5880 इन सैलरीज अर्न बाय एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द जून। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें आराम से? हम इसमें लिख सकते हैं कि सैलरी एक्सपेंस, सैलरी जो पे की है, सैलरी हमने पे की, सैलरी एक्सपेंस, और कैश में पे की होगी। ठीक है, कैश में ही की है, लिखा हुआ है उसमें। तो कितनी अमाउंट की सैलरी है? 5880। यस वही है। 5880 ही डेबिट और 5880 ही क्रेडिट। ठीक है।
अच्छा नेक्स्ट, इसमें भी लिख लो साथ नरेशन इसकी। पेड सैलरीज फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ जून। पेड, ब्लॉक में ही लिख लेता हूँ मैं, पेड सैलरीज फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ जून। ठीक हो गया, ये भी कर लिया आपने, कमाल हो गया है तो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें, जून 18 है आगे, जून 18। क्या हुआ जी जून 18 को? जून 18 में पेड हनीगन हैंगर्स 1890 फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज। अच्छा जी, हमने जो है ना कोई काम करवाया है, मेंटेनेंस का एक्सपेंस करवाया है, ठीक है। मेंटेनेंस का एक्सपेंस हमने किया है, मेंटेनेंस, काफी लंबे मुश्किल स्पेलिंग वाला वर्ड है, मेंटेनेंस एक्सपेंस हमने करवाया कितने का? 1890 का। और साथ क्या कैश पे किया है? पेड का मतलब होता है जब पे कर दियो तभी हम कैश करें, अगर ना ना लिखा होता ना पेड तो फिर हम अज्यूम करते हैं अभी पेमेंट नहीं हुई हुई। तो इसमें वही मैं सोच रहा था, तो ये लिखा हुआ है इसने पेड, पेड हनीगन। तो पेड का मतलब होता है ऑलरेडी आप मतलब अभी पे कर चुके हो तो कैश चला गया, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए जी, इसकी भी नरेशन छोटी सी लिख ले। पेड हनीगन हैंगर, पेड हनीगन, इतने मुश्किल नाम रखने होते हैं इन लोगों ने। हनीगन, बस हनीगन काफी है, पर अबू का नाम नहीं लिख रहा है इसके। फॉर रिपेयर, वैसे ये अबू का नाम नहीं है, वो कंपनी नेम होगा हनीगन हैंगर। फॉर रिपेयर सर्विसेज। बात समझ में आ गई है, बस ठीक है, मकसद आपको सिखाना है। अच्छा, जनवरी, सॉरी जून, तो जनवरी पता नहीं क्यों आया था जैन बराबर। जून 25, क्या हुआ इसमें? कलेक्टेड, कलेक्टेड का मतलब है जब अकाउंट रिसीवेबल कोई होगा तो वो खत्म होने लगा, कम होने लगा। कलेक्टेड 4910 ऑफ द अमाउंट बिल्ड टू कस्टमर्स ऑन जून 15। जून 15 को कुछ हुआ था ना ये वाला, ये बिल्ड कस्टमर्स ये वाला। तो उसमें से आपने मेरा ख्याल है कुछ कुछ पेमेंट कलेक्ट की है ना, ठीक है। टोटल तो ये 898320 थी, उसमें से कुछ पेमेंट आपको कलेक्ट हुई है। कितनी कलेक्ट हुई है आपको? आपको थोड़ी सी हुई है, आधी आधी तकरीबन। कैश आपको कलेक्ट हुआ है, एसेट है, बढ़ रहा है, तो क्या होगा? 43, 43 नहीं है, 49 है, सॉरी, 4910। और अकाउंट जो रिसीवेबल है वो इतने से कम हो जाएगा। उसने आपको थोड़ी सी पेमेंट कर दी है तो उससे आप उसको कम कर देंगे। अकाउंट रिसीवेबल 4910। नरेशन आप इसकी लिख लेंगे कलेक्टिंग, या क्या लिख सकते हैं, कलेक्टेड लिखेंगे, सेकंड फॉर्म लिखेंगे। कलेक्टेड पोर्शन, पोर्शन ऑफ अमाउंट बिल्ड टू कस्टमर्स, बिल्ड टू कस्टमर्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा, थोड़ी सी रह गई है बस। जून 30, जून 30 में क्या हुआ? जून 30 की काफी सारी एंट्रीज हैं। बिल्ड कस्टमर्स, बिल्ड का मतलब है बिल भेजा हमने इनको, अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट होने लगा है। 16450 फॉर एरियल फोटोग्राफ्स टेकन ड्यूरिंग द सेकंड हाफ फॉर द मंथ। सेकंड हाफ में हमने फिर उनको एरियल फोटोग्राफ की सर्विसेज दी, तो आपने उनको फिर एक जो है वो अकाउंट रिसीवेबल बना, क्योंकि आपने बिल भेज दिया ना उनको, तो अकाउंट रिसीवेबल बना। थोड़े स्पेलिंग मैशअप हो गए हैं, लेकिन चलो, रिसीवेबल। अच्छा, और आपने क्या किस नाम से बना था पहले? एरियल फोटोग्राफ के नाम से, उसी के नाम से दोबारा बना लें, एरियल फोटोग्राफ रेवेन्यू, ठीक है।
होता है सिंपल रेवेन्यू है, जिस जिस चीज का रेवेन्यू होगा उसका नाम साइड पे साथ लगा देंगे बस। कितने का है ये? 16,450। ये भी 16,450। डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया। साथ नरेशन लिख दें इसमें कि बिल्ड कस्टमर फॉर सर्विसेज फॉर द सेकंड हाफ। पहले फर्स्ट हाफ का लिखा था हमने। बिल्ड कस्टमर बिल्ड कस्टमर्स फॉर सर्विसेज फॉर द सेकंड हाफ। अच्छा ये देखिएगा, फिर आपने क्या किया, इसको इसमें से माइनस किया, तो आपका ये बन गया कैरी डाउन बैलेंस। ठीक है, तो कैरी डाउन बैलेंस भी आपने निकाल लिया, उसको ब्रॉड डाउन बनाए। ब्रॉड डाउन कैसे बनेगा? ब्रॉड डाउन ब्रॉड डाउन ऐसे बनेगा। ब्रॉड डाउन 8640 ब्रॉड डाउन बन गया। ठीक हो गया। अब आप देखेंगे, इस 8640 को आप यहाँ पे लिख देंगे, 8640। ठीक है। अब आप करेंगे जी इनके टोटल्स। टोटल आपको करने पड़ेंगे, मैं आपके साथ ही करता हूँ टोटल। 2000 प्लस 2510 प्लस 11880 प्लस 16450 प्लस 1890 प्लस 3410 प्लस 2500। आंसर शुड बी आंसर शुड बी। अच्छा, कैश जो है वो हमने किया, तो कैश का हमारे पास बैलेंस आ गया। ब्रॉट डाउन ये 8640। अब हमने इन सबको ऐड करना है। ऐड जब हमने कर लिया इसको, तो लेट मी ऐड, मैंने पूरा नहीं किया इसको। 8640 भी जमा कर लें, तो आपका आंसर मस्ट बी 269280। इसको भी यही आंसर ही आना चाहिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 240 बन जाएगा। करते रहते हैं साथ साथ। प्लस 60,000 प्लस 24770 प्लस 2500। 2500 नहीं है, 2510 है प्लस। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपका सेम ही आना चाहिए। ठीक है, मेरा सेम आंसर आया 269280। तो फिर आपका जो है ना वो ज़्यादा इम्कान ये है कि ट्रायल बैलेंस ठीक है। ठीक हो गया। दिस इज द क्वेश्चन, अ क्वाइट लेंथी वन। आई हैव ट्राइड टू पुट माय ऑल एफर्ट्स टू मेक यू अंडरस्टैंड। थोड़ा टाइम भी लिया, स्लो भी था, और बेयर विद मी बिकॉज आई wasn't फीलिंग वेल सिंस सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो हम इंशाल्लाह अगली एक वीडियो में भी मिलेंगे। तो टिल देन इट्स अल्लाह हाफिज फ्रॉम मी। 30 के बाद फिर दोबारा जून 30 है। ठीक है, थोड़ी सीइंग चेंज कर ली है इसलिए। इसमें हमने क्या किया है कि हमने सैलरीज पेड की हैं। हमने जो सैलरीज थी ना आपके एम्प्लॉयज़ की, वो हमने पे कर दी है। पे ही कर दी है, मतलब को पेबल नहीं बना इसमें।
क्योंकि उसमें पेड का वर्ड लिखा आ गया। तो हम क्या करेंगे आराम से, सैलरीज, जब पेड का वर्ड लिखा है फौरन समझ जाए कि भाई तो सीधा सीधा पे ही कर दिया है इन्होंने। इसीलिए फिर आप उसमें कोई कोई पेबल नहीं डालते। तो कितना, 6,000 की सैलरी पे की है आपने, और कैश में पे की है तो ये 6,000 की पे कर दी है, ठीक है। और साथ आप इसमें लिख देंगे जी थोड़ी छोटी सी नरेशन के पेड, पेड सैलरीज फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ जून, फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ, नहीं ये फर्स्ट हाफ नहीं है, सॉरी ये तो था फॉर द सेकंड हाफ ऑफ मंथ, ठीक है। फॉर द सेकंड हाफ ऑफ मंथ, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे। सेकंड हाफ ऑफ मंथ, चलो। अब भी जून जा नहीं छोड़ा बिल्कुल भी, तो जून 30 की एक एंट्री और आ गई है। कोई बात नहीं है, लगे रहते हैं तो काम हो ही जाता है। रिसीव्ड आ 2510 बिल फ्रॉम पेट्री पेट्रोलियम फॉर एयरक्राफ्ट फ्यूल परचेज इन द इंटायर अमाउंट इन ड्यू जुलाई 10। ठीक है भाई, कोई हम फ्यूल आपने इनसे खरीद लिया है। कितने का खरीदा है आपने, इतनी अमाउंट का, तो उसने आपको जो है वो बिल दिया है, आपने उससे बिल रिसीव किया है, ठीक है। तो आपने तो सर्विसेज अवेल की है ना, आपने तो फ्यूल अवेल किया है। तो क्या बनेगा, ये फ्यूल का एक्सपेंस बना है आपका। फ्यूल एक्सपेंस, कितने का फ्यूल एक्सपेंस बना है भाई बताओ ना। ये बना हुआ है 2510 का। और क्या क्रेडिट होगा, आपने पे कर दिया या सिर्फ रिसीव किया आपने। आपने तो सिर्फ रिसीव किया है अभी बिल, तो आपने तो अभी पे कुछ भी नहीं किया इसमें, नहीं ना किया पे, तो इसका मतलब अकाउंट पेएबल बनेगा। बिल आया आपके पास, जब आप किसी को बिल देते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल बनता है, जब आपके पास बिल आता है तो अकाउंट पेएबल बनता है। इस चीज़ को 10 दफ़ा दोहराएं दिल में, जो पहली पहली दफ़ा पढ़े हैं। जब आप किसी को बिल देते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल बनता है, और जब आपके पास बिल आता है तो अकाउंट पेएबल बनता है, ठीक है। अच्छा चलें, इसकी नरेशन भी छोटी सी लिख लें। इसमें क्या आ सकता है कि रिसीव्ड बिल, बिल ही रिसीव किया आपने तो रिसीव्ड बिल, रिसीव्ड बिल फॉर फ्यूल, फॉर फ्यूल यूज्ड इन जून, ठीक हो गया। और कितनी रह गई है, एक ही रह गई है इसके बाद, जून 30। अच्छा जून 30 में ये हुआ कि आपने डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर कर दिया। डिविडेंड डिक्लेयर तीन चीज़ें होती हैं भाई, एक होता है जी डिविडेंड डिक्लेयर्ड, एक होता है डिविडेंड पेड। डिविडेंड डिक्लेयर हो तो फिर आपकी कंपनी के पास जिम्मेदारी आ जाती है कि आपने वो पे तो करना है लाजमी। तो इसीलिए मतलब अनाउंस आप कर चुके होते हैं, तो आप इसलिए डिविडेंड को रिकॉर्ड तो करते हैं लाजमी, ठीक है। क्योंकि डिविडेंड है, डेबिट होगा। हमने एक एक्रोनिम पढ़ा था डीलर के नाम से, उसमें डी से डिविडेंड होता है, और डिविडेंड जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, ठीक है। और चूंकि हमने डिक्लेयर कर दिया हमारे, अब एक तरह से हम कमिटमेंट कर चुके हैं कि हमने ये डिविडेंड जो है ये पे तो ज़रूर करना है, तो पेएबल क्रिएट होगा फिर। और आपको पता है हर तरह का पेएबल लाइबिलिटी होती है, जब वो बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करेंगे यहाँ पे, आप डेबिट करेंगे डिविडेंड को, और क्रेडिट कर देंगे डिविडेंड पेएबल को।
अगर फॉर इंस्टेंस यहाँ पे लिखा होता कि डिविडेंड पेड, तो फिर आप पेड का वर्ड आ जाए ना तो हमेशा कैश जा रहा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने लिखा है जी सिर्फ डिक्लेयर्ड, तो फिर डिक्लेयर्ड हुआ है तो फिर ये सिर्फ ऐसे ही होगा 2000, और ये 2000। ठीक हो गया। ये सारी आपकी एंट्रीज हो गई हैं। अब हम इनका, ये जो आपकी है ना 3 पॉइंट, उसके अलावा ये कि इसमें और बहुत सारे पार्ट्स हैं, इस वजह से मैं यहाँ पे रुक गया हूँ। इसमें आपका पार्ट ए भी है। पार्ट ए के अंदर वो आपसे कह रहा है कि ये जिस तरह से ये है ना, ये एक तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन है आपकी। उसमें हर ट्रांजैक्शन को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसका यहाँ पे क्या इफेक्ट हो रहा है। मतलब क्या चीज़, अगर तो आप देखो ये 5 चीज़ें आपकी, ये रेवेन्यू है, चलो लिखते हैं यहाँ पे, लिख लेते हैं यहाँ पे, ये रेवेन्यू है, एक्सपेंस है। रेवेन्यू में से एक्सपेंस निकाल दें तो क्या बनता है, प्रॉफिट बनता है ना, प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है। उसके अलावा आपके बैलेंस शीट के आइटम्स हैं 3, वो कौन से हैं, एसेट, लाइबिलिटी, और ओनर्स इक्विटी यानी कैपिटल। हम कैपिटल लिख लें, इक्विटी, मैं इक्विटी लिख रहा हूँ बस सिर्फ। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको, ओनर्स इक्विटी की बात ही हो रही है। तो थोड़ा सा इधर कर लें चलो इसको, ओनर्स इक्विटी। अच्छा, हर ट्रांजैक्शन का कोई ना कोई इफेक्ट हो रहा होगा। या अब जिस तरह जनवरी 1 है, जनवरी 1 को जो ट्रांजैक्शन हुई है आपकी कौन सी हुई है, उसमें ये देखो लिखा हुआ है जी कि आपने शेयर इशू किए थे, कैपिटल स्टॉक आया आपके पास, और कैश भी आया। कैश आया होगा तो अच्छा, रेवेन्यू पे कोई फर्क पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे। तो यहाँ पे नो इफेक्ट आ जाएगा, NE। इधर भी नो इफेक्ट आ जाएगा, NE, कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर भी नो इफेक्ट आ जाएगा, NE, कोई फर्क नहीं पड़ा। इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फर्क किसको पड़ा है, किसको फर्क पड़ा है यहाँ पे, फर्क पड़ा है जनाब आपकी इसमें, ये बैलेंस शीट को, ये तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस वाले आइटम्स हैं ये वाले, ये इनकम स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर आप इसको लिखो ना यहाँ पे, ये इनकम स्टेटमेंट है। ये इनकम स्टेटमेंट है, और ये आपकी बैलेंस शीट है। अकाउंटिंग क्वेश्चन भी आपकी बैलेंस शीट की बेस ही होती है ना। ठीक है। अब देखो कैश बढ़ा है पहली ट्रांजैक्शन में, ये जो आपको मैंने पहली वाली कराई है, ये वाली, ये जो 60,000 शेयर्स वगैरह वाली, इसमें कैश बढ़ा है आपका, तो आप लिख दो कि कैश को, एसेट है तो इंक्रीज हो रहा है कैश। लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट हो रहा है, नहीं जी, लाइबिलिटी का तो जिक्र ही कोई नहीं है इसमें, तो NE लिख दिया। इक्विटी पे फर्क पड़ा है जी, बिल्कुल पड़ा है। वो जब वो उसने कैपिटल स्टॉक इशू किया है तो उससे कैश कैपिटल बढ़ता है, कैपिटल बढ़ता है तो आई। अब देखें ये वाला आई, यहाँ पे भी आई बढ़ा, इस दूसरी साइड पे भी आई बढ़ा है, तो ये भी बराबर इफेक्ट ही जा रहा है। ठीक है। तो इन पे इधर कोई फर्क नहीं पड़ा रेवेन्यू एक्सपेंस पे। अब देखें जी टू जनवरी 2 में क्या हुआ है, परचेस्ड अ प्लेन फ्रॉम यूटिलिटी एयरक्राफ्ट फॉर 220,000। प्लेन आपने खरीद लिया जनाब। ठीक है। तो क्या बढ़ेगा इसमें, रेवेन्यू बढ़ा है, नहीं रेवेन्यू तो कोई नहीं बढ़ा, ना एक्सपेंस पे कोई फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ा, ना एक्सपेंस पे ना रेवेन्यू पे, तो प्रॉफिट पे भी नहीं पड़ेगा फिर। एसेट पे पड़ा है जी, आपने एयरक्राफ्ट खरीदा है तो पड़ा है फर्क। और किस पे पड़ा है फर्क, उधार पे लिए, किस पे लिए आपने जनाब, हाँ, एयरक्राफ्ट आपने लिया है इस पे। एसेट तो आपका बड़ा है, देखो अब समझने की कोशिश कीजिएगा, एसेट आपका ना मैं ऊपर दिखाता हूँ ट्रांजैक्शन, ये देखिए गौर से, एयरक्राफ्ट जब आपने खरीदा है तो एसेट तो आपका बड़ा है। ठीक है, इंक्रीज हुआ है। थोड़ा सा एसेट यानी जो कैश है थोड़ा सा डिक्रीज भी हुआ है, हल्का सा डिक्रीज हुआ है, छोटा सा एरो बनाना ना, हल्का सा डिक्रीज हुआ है, तो यानी ओवरऑल तो इंक्रीज ही है ना। मतलब अगर 220 का एसेट आ रहा है और जा सिर्फ कितने का रहा है, 40 का, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या है इसका, कि इंक्रीज ही है।
ज्यादा इंक्रीज हो एक चीज और थोड़ी सी डिक्रीज हो तो हम कहते हैं ना यार वो तो इंक्रीज ही है। अगर आपके पास पैसे आते हैं 10,000 पे और आप जो है ना 2,000 आपसे खर्च हो जाते हैं, तो आप क्या कहते हो? 2,000 कम हो जाते हैं आपके पास से, तो आप क्या कहते हो? मेरे पास 8,000 रह गए हैं। तो ओवरऑल तो वो इंक्रीज ही है ना। तो ये इंक्रीज हो गया आपका ऐसे, ठीक है। और लाइबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा है? जी बिल्कुल पड़ा है। इसमें देखो एक एक नोट पेबल भी बना था, तो नोट पेबल ये भी इंक्रीज हो गई। और ओनर इक्विटी पे कोई फर्क पड़ा है आपकी? कोई ओनर इक्विटी पे फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही ENE कर देंगे, ठीक हो गया। अब आए जी जनवरी 4 पे। ये जनवरी नहीं है, जून है। जून, 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 जून 4 में। तो जून 4 में ये हुआ कि आपने पे कर दिया जी वुडरो एयरपोर्ट को फॉर रेंट ऑफिस। तो क्या हुआ था इस ट्रांजैक्शन में? आपने क्या किया था इस ट्रांजैक्शन में? एक्सपेंस बना था ना आपका। तो रेवेन्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, एक्सपेंस आपका बढ़ गया है। जब आपका रेवेन्यू उतना ही रहे और आपका एक्सपेंस बढ़ जाए, आमदनी उतनी है, अखराजात बढ़ गए हैं, तो प्रॉफिट तो कम हो जाएगा फिर, है ना। अच्छा, और क्या हुआ इसमें? आपने कैश में पेमेंट की थी इसकी। ठीक है जी, कैश में पेमेंट की थी, कैश में पेमेंट की थी, तो एसेट तो कम हो गया ना फिर। एसेट कैश होता है, कैश एसेट होता है। तो लाइबिलिटी में कोई फर्क पड़ा आपकी? क्या फर्क पड़ा लाइबिलिटी में? देखो यहाँ पे कोई फर्क पड़ा लाइबिलिटी में? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। और इसमें जो है ओनर इक्विटी में कोई फर्क पड़ा? जी पड़ा फर्क, ठीक है। एक बात प्लीज याद रखिएगा कि ये जो रेवेन्यू और एक्सपेंस है, इसके आपकी इक्विटी से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। ये रेवेन्यू और एक्सपेंस जो है, ये आप अपने कंपनी के वॉलेट के साथ लिंक समझें इनको। कंपनी का वॉलेट, एक्सपेंस आप ज़ाहिर है वॉलेट से पे करते हैं, आमदनी भी आती है तो आपके वॉलेट में जाती है। और कंपनी का वॉलेट होता है रिटेन्ड अर्निंग्स, और रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो पार्ट किसका होता है? इक्विटी का होता है। तो आपके जो रेवेन्यूज हैं यानी कि आमदनी जब वो आती है तो आपके रिटेन्ड अर्निंग्स में इजाफा होता है, ठीक है। और जब एक्सपेंस आप करते हैं तो आपके रिटेन्ड अर्निंग्स पे बुरा इफेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके एक्सपेंस बढ़े हैं तो इसका बुरा इफेक्ट होता है रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो अब आप यहाँ पे भी डी ही कर देंगे, यानी कि डिक्रीज्ड। जून, कौन सा जून है? जून 15। क्या हुआ था जून 15 को? ये देखें, पेड 5,880 इन सैलरीज अर्नड बाय एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ। हमने सैलरीज पे की थी, सैलरीज पे की थी तो एक्सपेंस हमारा बढ़ गया था। या क्या क्या हुआ था जून 15 को? एक्सपेंस बढ़ा था कि रेवेन्यू बढ़ा था? सॉरी, ये मैं जून ये वाला पढ़ने लग गया था 15, ये ऊपर भी जून 15 है, इससे कंफ्यूजन हो सकती है थोड़ी। बिल्ड कस्टमर 5, 5, सॉरी, बिल्ड कस्टमर्स 8320, ये लिखा हुआ है 8320। बिल्ड कस्टमर्स 8320 फॉर एरियल फोटोग्राफ। तो बिल्ड कस्टमर से हमारा अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हुआ था, राइट। अकाउंट रिसीवेबल एसेट होता है, तो एसेट तो बढ़ गया ना आपका, बिल्ड कस्टमर्स हो गए तो एसेट बढ़ गया आपका। और क्या आपका इंक्रीज हुआ है इसमें या डिक्रीज हुआ है? ठीक है, बिल्ड कस्टमर्स आपने किए तो सेल भी तो बढ़ी है आपकी, रेवेन्यू भी तो बढ़ गया। बिल आप उसको भेजते हैं सबको, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यानी सेल करते हैं, तो एक्सपेंस कुछ हुआ है यहाँ पे? नहीं, कोई एक्सपेंस नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप NE लिख देंगे। तो जब आपके आपकी आमदनी बढ़ जाए, अखराजात उतने ही हो, तो फिर आपकी आपका प्रॉफिट भी तो बढ़ जाता है ना, वो भी तो आई हो जाता है। और यहाँ पे कोई इफेक्ट होगा? यहाँ पे देखें, एसेट आपका बढ़ गया, आपको आपने बिल भेजा है तो अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हो गया, तो एसेट तो आपका बढ़ गया। लाइबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। और इस पे पड़ा कोई फर्क इक्विटी पे? जी बिल्कुल पड़ेगा। मैंने बताया था रेवेन्यू से अच्छा फर्क पड़ता होता है, इक्विटी को वॉलेट पे अच्छा इफेक्ट आता होता है, ठीक है। अब आ गया जी जून 15 दूसरा वाला।
जून 15 जो है, जो हम पहले गलती से करने लगे थे। पेड 5880 इन सैलरीज अर्नड। हमने सैलरीज पे कर दी भाई, पहले हाफ की जो है। तो आपकी आमदनी में तो कोई, यानी इनकम में तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ रेवेन्यू पे। हाँ, एक्सपेंसेस आपके बढ़ गए। और एक जब आपकी आमदनी उतनी हो और अखराजात बढ़ जाएं, तो आपका मुनाफा कम हो जाता है, राइट। अब आप आएंगे एसेट्स पे। एसेट्स आपके क्या फ़र्क पड़ेगा एसेट्स पे? एसेट्स आपने सैलरीज पे की हैं, कैश में की होंगी, तो डिक्रीज हो गया कैश। कैश में की हैं, बल्कि होंगी नहीं, की हैं उसमें, लिखा हुआ है ना उसमें कि पेड। पेड का मतलब है कि पे कर दी हैं। और लाइबिलिटी, NE, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस पे। और किस पे फ़र्क पड़ा है फिर? हाँ, आपके जब एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं तो आपके जो है ये रिटेन अर्निंग पे बुरा असर पड़ता है। ठीक हो गया। अब आ जाए जी जून, कौन सा 15 ही है, कौन सा है 18 है अब तो। जून 18, हमने पे किया तो एसेट कम हो गया, ठीक है ना। कैश जो जा रहा है फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज। मेंटेनेंस एक्सपेंस हुआ था आपका, एक्सपेंस हुआ था मेंटेनेंस का, तो एक्सपेंस बढ़ गया था जी। रेवेन्यू पे कोई फर्क पड़ा था? नहीं पड़ा था बिल्कुल। तो रेवेन्यू अगर आपके उतने ही हो, एक्सपेंसेस बढ़ जाएं, तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। अब आप आ जाएं, आपने कैश पे किया था, कैश पे किया था, तो कैश कम हो गया, यानी एसेट कम हो गया। लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और एक्सपेंसेस से का बुरा इफेक्ट होता है आपके रिटेन्ड अर्निंग्स पे, तो आप यहाँ पे इसको डी कर देंगे, डिक्रीज्ड। ठीक हो गया। अच्छा, जून 25, जून 25 को क्या हुआ? कलेक्टेड 4910 ऑफ द अमाउंट्स बिल्ड टू कस्टमर्स। ये पूरी डिटेल कहानियां ना ऊपर लिखी हुई है हमने डबल एंट्री करते हुए, तो मैं इसलिए बस यहाँ शॉर्टकट में इफेक्ट ही लिख रहा हूँ, सिंपल। आपने कलेक्ट किए पैसे 4910, इसका मतलब है कि आपका एसेट बड़ा है। रेवेन्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, यहाँ पे रेवेन्यू की तो बात ही नहीं करे, तो यहाँ पे भी NE, एक्सपेंस की भी कोई बात नहीं करे, NE। तो प्रॉफिट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, NE। आप कलेक्टेड 4910 का मतलब है कि आपको कैश आपने कलेक्ट कर लिए। कैश कलेक्ट कर लिए, तो एसेट आपका बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। ठीक हो गया। और फॉर द अमाउंट बिल्ड टू कस्टमर, अब आपने बिल भेजा था कस्टमर को जो 15 जुलाई को, जुलाई 15 को आपने भेजा था। ठीक हो गया। तो जुलाई 15 को जो बिल आपने भेजा था यहाँ पे, वो आपने कलेक्ट किया। इसका मतलब है कि अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे कम भी हो रहे हैं। बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपको कैश तो मिल रहा है, कैश आपको रिसीव हो रहा है 4910 का, लेकिन वो कहाँ से रिसीव हो रहा है? कुछ जो आपके अकाउंट रिसीवेबल थे पहले, तो अकाउंट रिसीवेबल कम भी तो हो जाएंगे फिर। एक तरफ एसेट बढ़ रहा है, एक तरफ एसेट कम हो रहा है। जब ऐसे हो तो फिर हम करते हैं जी कि नो इफेक्ट। उतना ही कैश आपका, उतना ही एसेट आपका बढ़ रहा है कैश की फॉर्म में, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल की फॉर्म में उतना ही आपका कम भी हो रहा है। तो इसलिए अब आप यहाँ पे लिखेंगे नो इफेक्ट। ठीक है, नो इफेक्ट लिखेंगे, क्योंकि सेम सेम अमाउंट से ही एक एसेट बढ़ा है और एक एसेट कम हो रहा है। तो फिर लाइबिलिटी पे तो वैसे ही कोई फर्क नहीं है, और ना ही इक्विटी पे कोई फर्क है। तो ये भी हो गया। जून 30, जून 30 को क्या हुआ जी? आपने बिल भेजा था 16,450 को फॉर एरियल फोटोग्राफ्स टेकन फॉर द सेकंड हाफ। बिल आपने भेजा था सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद। ऐसा ही है ना, सर्विसेज प्रोवाइड की बिल आप तभी भेजते हैं जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो सर्विसेज होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है, और एक्सपेंसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। रेवेन्यू बढ़ता है, एक्सपेंसेस वैसे ही रहते हैं, तो प्रॉफिट भी बढ़ जाते हैं। अब आप आ जाएं जी अकाउंटिंग क्वेश्चन पे, अकाउंटिंग क्वेश्चन यानी बैलेंस शीट पे। तो उसमें क्या, हाँ, बिल आपने भेजा, उनको बिल भेजा, तो इंक्रीज हो गया आपका एसेट। और लाइबिलिटीज आपकी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इक्विटी पे फर्क अच्छा पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जब रेवेन्यू बढ़ा है, रेवेन्यू का अच्छा इफेक्ट होता है आपका इक्विटी के ऊपर। ठीक हो गया। अब आ जाएं जी जून 30 दोबारा।
इसमें हम क्या करेंगे, जून 30 दूसरा वाला है। पेड 6,000 इन सैलरीज अर्नड बाय एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ। सैलरीज हमने पे कर दी हैं, सैलरीज एक्सपेंस आपका बढ़ गया है, पे कर दी है, ठीक है। तो इस पे रेवेन्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। रेवेन्यू उतना ही हो और आपका एक्सपेंसेस बढ़ जाए तो प्रॉफिट कम हो जाते हैं। उसके बाद फिर आप, अब आपने कैश में पे किया, पेड का वर्ड लिखा है इसमें, तो कैश आपका कम हुआ है। क्या क्या, और यानी एसेट भी कम हुआ है। लाइबिलिटी आपकी जो है वो, इसमें क्या होना चाहिए लाइबिलिटी में, ये कौन सा जून है, दूसरा जून है। तो लाइबिलिटी आपकी जो है वो नहीं, उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि जैसी ही आपकी सैलरी एक्सपेंस थी वो आपने पे कर दी है, बस सही है। और तीसरा जो होगा आपका ये ओनर इक्विटी, इस पे देखो ना, ये यहाँ से देखो, एक्सपेंसेस का बुरा इफेक्ट होता है आपकी इक्विटी के ऊपर। ठीक हो गया, तो ये भी हो गया। अच्छा अभी नेक्स्ट, जून 30। जून 30 में है कि डिविडेंड डिक्लेयर्ड। डिविडेंड डिक्लेयर का मतलब है कि डिविडेंड्स आपके बढ़ेंगे। डिविडेंड ना तो रेवेन्यू होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना आपके एक्सपेंसेस पे फर्क पड़ेगा, और ना ही आपके प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ेगा, आपने कैश पे फर्क पड़ेगा। कैश कोई पे कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि एसेट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या कहते हैं उसको, लाइबिलिटी हाँ बढ़ रही है, वो तो डिविडेंड पेएबल बन गया था। देखें यहाँ पे हमने क्या किया था, डिविडेंड पेएबल। तो डिविडेंड पेएबल आपका बन रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है आपकी लाइबिलिटी। और आपकी जो इक्विटी है उस पे कोई फर्क पड़ा है, इक्विटी पे। इक्विटी आप, हाँ इक्विटी पे फर्क पड़ा है ना। ये जो आप डिविडेंड्स पे करते हैं ना, तो ये आपकी, ये रिटेन्ड अर्निंग्स में से जाते होते हैं, याद रखिएगा। लोग कंफ्यूज भी होते हैं डिविडेंड्स में और एक्सपेंसेस में कि दोनों सेम है, नहीं ये सेम नहीं होते। डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू द राइटफुल ओनर होता है। और जो एक्सपेंसेस हैं वो जो वो अनअवॉइडेबल एक्सपेंडिचर इन ऑर्डर टू अर्न द रेवेन्यूज। तो फिर आमदनी कमाने के लिए जो बहुत ज़रूरी एक्सपेंसेस होते हैं जिसके बगैर आप आमदनी कमा ही नहीं सकते, तो वो होते हैं आपके एक्सपेंसेस। लेकिन डिविडेंड्स वो होते हैं कि जो ओनर का ही पैसा होता है, हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है। दोनों में बहुत फ़र्क है, लेकिन दोनों आपके जा रिटेन्ड अर्निंग से ही रहे होते हैं। तो आप जो है वो क्या करते हैं, आप अब रिटेन अर्निंग से भी ये करते हैं ना। रिटेन अर्निंग किसका पार्ट होता है, इक्विटी का पार्ट होता है, तो वो इक्विटी कम हो रही है आपकी यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट ए भी आपका हो गया। अब देखते हैं जी क्या रह गया इसमें। अच्छा ये जो सारी एंट्रीज हैं ये वाली, ये मैंने अपनी आसानी के लिए, क्योंकि मैंने इसके लेजर्स भी बनाने हैं, तो मैंने ये इसको एक्सेल शीट पर डाल दिए ऐसे, ठीक है। काफ़ी मुझे इसके लिए मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन मैंने जो है वो ट्राई किया अपना। कंटिन्यूड भी साथ लिख दिया ताकि आपको पता हो कि ये कंटिन्यूड वीडियो का पार्ट है। अच्छा, तो अब मैं ये जो सारा मैंने काम किया है आपके सामने ऑलरेडी, ये वाला, ठीक है। लेजर्स में यहाँ पे वन बाय वन बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो आपकी हुई है कैश और कैपिटल की हुई है, तो कैश का लेजर जो कि सबसे बड़ा लेजर होता है यूजुअली, तो हम उसको बड़ा लेजर ही बनाएंगे। कैश की ट्रांजैक्शन पहले क्या हुई है आपकी, जून 1 में, ये 60,000 का कैश है। और अफेक्ट हम ऑपोजिट लिखते होते हैं, कैपिटल स्टॉक, उसकी वजह से आया है ये 60,000 का कैश, ठीक है। ये हम इसलिए ऑपोजिट इफेक्ट लिखते हैं कि हम अगर 10 साल बाद भी ये वाला लेजर खोल के देखें कैश का, तो हमें पता हो कि जून 1 को ये जो 60,000 आए थे ये कैपिटल स्टॉक की वजह से आए थे। ठीक हो गया। दूसरा इफेक्ट है आपका कैपिटल स्टॉक का, उसका अपना लेजर भी बनेगा एक। वहाँ पे चूंकि अगर आप जनरल लेजर में देखें यहाँ पे इधर, तो ये कैपिटल स्टॉक क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्रेडिट ही होगा, इसका अपना इफेक्ट क्रेडिट है, जून 1।
60,000 क्रेडिट, ठीक है। और किसकी वजह से हुआ है? कैश की वजह से हुआ है। चलो नेक्स्ट। और लेजर्स भी, अच्छा कैश का ज़रा बड़ा होता है लेजर, तो इसके लिए मैं ज़रा जगह ज़्यादा रखूँगा। ठीक हो गया। अब आगे जी एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट आपका हुआ है जी डेबिट। आपका एसेट है, ज़ाहिर है बढ़ेगा, तो डेबिट ही होगा। इसका अपना लेजर बनाएंगे, इसका अपना लेजर बन गया। और डेट डालेंगे जी June 2। और एयरक्राफ्ट ऑपोजिट। अच्छा इसमें दो तरह से पेमेंट्स हुई है ना आपकी। कुछ पेमेंट आपने कैश से की है, और कुछ पेमेंट आपने नोट पेबल से की है। तो उसी हिसाब से आप कहेंगे कैश आपका 40,000 है जो आपने पे किया था, और बाकी के अमाउंट का आपने नोट पेबल साइन किया था, राइट। तो इसको इस तरह से दो हाफ में इनकी पेमेंट कर दी मैंने। ठीक हो गया। इनके लेकिन अलग अलग लेजर्स में भी इफेक्ट होगा ना। कैश कैश यहाँ पे देखो, कैश के अपने लेजर में भी इफेक्ट होगा। कैश चूंकि हम पे कर रहे हैं, कैश जा रहा है, तो June 2 इसमें कैश आपका जा रहा है। क्यों जा रहा है? एयरक्राफ्ट की वजह से जा रहा है। कितनी अमाउंट का जा रहा है? 40,000 का जा रहा है। ठीक हो गया। तो और दूसरा आपका नोट पेबल का जो इफेक्ट है, नोट पेबल का अपना भी एक लेजर बनेगा। नोट पेबल। और डेट डाल देंगे हम जी June 2। ऑपोजिट इफेक्ट कौन सा है? एयरक्राफ्ट का। और वैल्यू क्या आएगी इसमें? वही वाली जितनी आपकी यहाँ पे है, ठीक है। ऑपोजिट इफेक्ट है ना 180,000 का। ये भी हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिएगा क्या होना है। रेंट एक्सपेंस। अब रेंट का बनेगा जी लेजर। खुले खुले लेजर बनाते हैं आराम से, ताकि लिखने में आसानी हो। रेंट का लेजर बनेगा। तो रेंट में हमने क्या किया है? June 4 को रेंट पे किया है, कितनी अमाउंट का? ऑब्वियसली कैश में पे किया, लेकिन कितनी अमाउंट का किया है? 2,500 का कैश में। तो ऑपोजिट इफेक्ट आ गया। अब कैश के अपने लेजर में भी जाके देखना पड़ेगा। कैश जा रहा है, June 4 को कैश जा रहा है। कितनी अमाउंट का कैश जा रहा है? 2,500 का। क्यों जा रहा है भाई? रेंट पे किया था इसलिए। रेंट एक्सपेंस। ठीक हो गया। नेक्स्ट। अच्छा रेंट भी पे हो गया। अब आ जाए जी अकाउंट, ये June 15 की एंट्री पे। अकाउंट रिसीवेबल। इसका जो अपना लेजर है उसमें तो ये डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल एसेट होता है, बढ़ता है तो डेबिट होता है। June 15 अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा यहाँ पे ऑपोजिट इफेक्ट आएगा। पैसे तो आप अकाउंट रिसीवेबल तो क्रिएट हो गया आपका, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट इफेक्ट आएगा। एरियल फोटोग्राफ रेवेन्यू। ठीक हो गया। ऑपोजिट इफेक्ट आ गया। लेकिन इसका अपना भी तो बनेगा। एरियल फोटोग्राफ रेवेन्यू का एक अपना लेजर भी तो बनना चाहिए, वो हम यहाँ बना लेते हैं। एरियल फोटोग्राफ रेवेन्यू। इसका अपना जो लेजर है उसमें, क्योंकि ये सेल है ना, तो सेल क्या होती है आपकी? जब बढ़ती है तो क्रेडिट होगी। ऑब्वियसली आप इसको क्रेडिट कर लेंगे। June 15 8320। और ऑपोजिट इफेक्ट क्या है इसका? ये वही अकाउंट रिसीवेबल।
राइट। अच्छा, और देख लें आगे क्या हुआ है। जून 15 की कॉल ट्रांजैक्शन आ गई है आगे। सैलरी एक्सपेंस टू कैश। सैलरीज पे की थी आपने। अब आपको मजीद थोड़ा सा और लेजर्स लेजर्स बहुत सारे हैं इस क्वेश्चन में, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। सैलरी एक्सपेंस का लेजर बनेगा, पहले से नहीं है। कैसे बनाएंगे आप करेंगे जी, डेट डालेंगे। जून 15। साथ जितनी अमाउंट है इसकी वो लिखेंगे, 5880। और ऑपोजिट इफेक्ट लिखेंगे जी, कैश का। और दूसरी साइड जो कैश का है, कैश पे भी कोई इफेक्ट हुआ होगा ना, कैश तो गया है इसका। तो आपको कैश के लेजर में भी चेंज करना पड़ेगा। कर लेते हैं चेंज, यहाँ पे होगा। ये देखें, जून 15। ऑपोजिट इफेक्ट क्या है आपका, सैलरी एक्सपेंस। और अमाउंट कितनी है, 5880। ठीक हो गया। अच्छा, सैलरी एक्सपेंस भी हो गया। अब देखें जी, आगे मेंटेनेंस एक्सपेंस है, मेंटेनेंस का वो भी करना पड़ेगा। जितने नए अकाउंट्स आएंगे सब बनाने पड़ते हैं। मेंटेनेंस एक्सपेंस, एक्सपेंस का अकाउंट है, अपने लेजर में तो डेबिट ही होगा ना, बढ़ेगा तो हमने यहाँ पे इसको नया लेजर बनाया, डेट डाली, डेट जून 18। ऑपोजिट इफेक्ट क्या होता है आपका इसमें, कैश है। और 1890। ठीक हो गया। अच्छा, कैश के अपने लेजर में भी देखना पड़ेगा। ये है कैश का अपना लेजर, जून 18। कैश किया किस वजह से किया, मेंटेनेंस एक्सपेंस की वजह से। मेंटेनेंस एक्सपेंस की वजह से कैश किया है, कितना कैश किया है, 1890। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिएगा। अ, ये ट्रांजैक्शन है, कैश आ रहा है और अकाउंट रिसीवेबल जा रहा है। ये अकाउंट रिसीवेबल वही वाला है आपका, जो आपका ऊपर बना था ना अकाउंट रिसीवेबल। किधर बना था ये जो ये वाला था, ये अकाउंट रिसीवेबल। ये अकाउंट रिसीवेबल आपका कम हो रहा है। इन ये अकाउंट रिसीवेबल बना था आपका जून 15 में। जिन्होंने अब थोड़े से पैसे दे दिए आपको, 4910 दे दिए हैं, तो अब ये कम होगा इतने से। तो कम कर लेते हैं इसको। जून 25 को थोड़ी सी पेमेंट इन्होंने की तो अकाउंट रिसीवेबल कम हो रहा है, 4910 से कम हो रहा है। और क्यों कम हो रहा है, कैश जो पे की है, ऑपोजिट इफेक्ट, कैश पे करने की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो अब कैश के अपने लेजर के अंदर भी इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। पैसे आ रहे हैं आपके पास, जून 25 को पैसे आ रहे हैं, क्यों, अकाउंट पेबल की वजह से, रिसीवेबल की वजह से आ रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। पैसे अब आपको आ रहे हैं, कितने पैसे आ रहे हैं, वन नहीं, वन नहीं आ रहे, 4910 आ रहे हैं। ठीक हो गया। ये भी होगी ट्रांजेक्शन आपकी। नेक्स्ट। अब आपका नया अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हो रहा है। न्यू अकाउंट रिसीवेबल इज बीइंग क्रिएटेड। तो बना लेते हैं। थोड़ा सा और नीचे।
अब ये जो आपका अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हुआ है ना, ये लेट मी हैव अ लुक फ्रॉम द बुक कि ये जो अकाउंट रिसीवेबल था आपका, मैं थोड़ा सा चेक करना चाहूँगा बुक से। हम्म। अच्छा, इसमें आप देखिए ना, अगर कि उसने लिखा हुआ है कि बिल्ड कस्टमर्स 16,450 फॉर द एल फोटोग्राफ टेकन ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ। अब ये सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ का मतलब ये है कि ये देखने में तो लग रहा है कि ये उसी पार्टी को ही दोबारा से बेच रहे हैं, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ। ठीक है। तो अगर तो आप अज्यूम करते हैं कि ये उसी पार्टी को ही बेच रहे हैं, तो आप उसी अकाउंट रिसीवेबल के लेजर में ही चेंजेस कर लेंगे जो आपका पहले बना था। कौन से वाला जो आपने पहले नहीं बनाया था, इसमें आपका ये था जी के कहाँ गया है वो लेजर, एक था ना यहाँ पे, ये वाला जिससे आपने कलेक्ट किए थे 4910, और बिल्ड कस्टमर ये वाला था, याद आया, 888320। तो ये वही लोग हैं आपके, वही वाला अकाउंट रिसीवेबल ही है। तो या तो आप ये कर सकते हो कि आप इसको रखो जेन में, अज्यूम करो कि ये वही सेम वाले लोग ही हैं। लेकिन अगर आप अज्यूम करते हो डिफरेंट लोग हैं, तो आप फिर एक अकाउंट रिसीवेबल टू बनाओगे। ठीक है, फिर आप नया लेजर बनाओगे। मैं यहाँ पे अज्यूम करूंगा कि वैसे अज्यूम मुझे करना चाहिए कि ये दूसरा है, कि ये दूसरा लेजर है आपका, ताकि जो है वो ज़्यादा सही तरीके से ट्रीटमेंट हो सके इसका। जरूरी तो नहीं है ना कि आप एक ही बंदे को सारा कुछ बेच रहे हो, अक्सर ज़्यादा लोगों को बेच रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप अकाउंट रिसीवेबल टू लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल टू, और उसके अंदर आप डालेंगे डेट जो कि है जून 30 की। जून 30 को आपने 16,450 की सेल की, अकाउंट रिसीवेबल बना। ठीक है, अब ये इतनी लंबी नरेशन है, एरियल फोटोग्राफ रेवेन्यू, एरियल फोटोग्राफ रेवेन्यू, एरियल फोटो, अब रेवेन्यू का तो एक ही अकाउंट होता है, वो आप उसी में ही लिखोगे। यहाँ पे था, हमने बनाया था पहले ये वाला, तो इसमें आप दोबारा करोगे जी जून 30। तो अब ये अकाउंट रिसीवेबल टू, एक और अकाउंट रिसीवेबल बन रहा है आपका। अगर तो आप अज्यूम करते हो ना कि ये सेम अकाउंट रिसीवेबल है, तो फिर आप एक ही अकाउंट रिसीवेबल बनाओगे। लेकिन अगर आप अज्यूम, क्योंकि एक जो बिजनेस होता है वो एक बंदे को तो नहीं सारा कुछ बेच रहा होता, वो ज़्यादा लोगों को भी बेच सकता है। तो मैंने यहाँ पे अज्यूम ये किया है कि ये कोई और, ये दूसरा अकाउंट रिसीवेबल बन रहा है, अकाउंट रिसीवेबल टू। तो इसमें फिर 16,450। चलो, ये भी हो गया। अब और कितने रह गए हैं आपके? अब एंट्रीज रहती हैं काफ़ी। सैलरी आपने पे की है, सैलरी पे की तो नीचे ही बना लेता हूँ ऐसे, सैलरी एक्सपेंस, इसका अलग लेजर बनेगा। सैलरी एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो कर लिया डेबिट आपने जून 30, और 6,000। और ऑपोजिट इफेक्ट अगर आप लिखेंगे तो वो कैश है। अब कैश में भी चेंज करना पड़ेगा, कि यहाँ कर लेते हैं चेंज। कैश जा रहा है, सैलरी जो पे की है तो कैश जा रहा है। तो जून 30 को कैश जा रहा है, क्यों? क्योंकि सैलरी पे की है, सैलरी एक्सपेंस पे की है। कितना पे की है? 6,000। तो कैश चला गया अपना। अब लास्ट आपने करनी है, हाँ, हाँ,
अब लास्ट जो आपने पे करना है वो है फ्यूल एक्सपेंस। ठीक हो गया, तो फ्यूल भी इसी तरह ही होगा, एक्सपेंस है वो आपका। एक लेजर ऐसा फ्यूल का बना लेंगे आप, फ्यूल एक्सपेंस। और इसमें भी जून 30 ही है। अमाउंट कौन सी है? 2510। और ऑपोजिट इफेक्ट है अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल अब आपको नया बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो नहीं है। अकाउंट पेएबल न्यू बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो नहीं है। फ्यूल एक्सपेंस बन गया, और अकाउंट पेएबल भी बना लें। अकाउंट पेएबल। क्रेडिट साइड पे होता है अकाउंट पेएबल, लाइबिलिटी जो होता है जून 30 किसकी वजह से बन रहा है? फ्यूल एक्सपेंस की वजह से। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? वही वाली अमाउंट ही होगी, 2510। अच्छा, अब जी आखिरी रह गई एंट्रीज। डिविडेंड। डिविडेंड जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। जून 30 2000 की अमाउंट है, और ऑपोजिट इफेक्ट क्या है? डिविडेंड पेएबल। सही हो गया। और डिविडेंड पेएबल का भी बनाना पड़ेगा, हमारे पास नहीं है वो। जून 30 डिविडेंड्स ऑपोजिट इफेक्ट आएगा, और यहाँ पे आप लिख लेंगे 2000। ठीक हो गया, सारे बन गए आपके। ऑल लेजर्स आर डन नाउ। ठीक है। सो नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? हम करेंगे इन लेजर्स की बैलेंसिंग आउट। रूल मैंने आपको बताया था, आप दोनों साइडें देखते हो और उसमें लेते हो बड़ी साइड का टोटल, और दोनों साइडों पे वही लिख देते हो। ठीक है। फिर हमेशा कैरी डाउन आपका आता है छोटी साइड पे, जो कि क्या आ रहा है यहाँ पे? बड़ी अमाउंट में से छोटी को माइनस कर रहे हैं, तो क्या बना? 2000 ही बना। ठीक हो गया। अभी कैरी डाउन 2000 है, तो अब ये ब्रॉड डाउन होगा और 2000 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब हम साथ साथ यहाँ ट्रायल बैलेंस भी बना लेते हैं। ट्रायल बैलेंस, क्योंकि हमने बैलेंसेस यहाँ पे लिखने हैं, तो हम साथ साथ बैलेंसेस लिखते जाते हैं। ठीक है, पहले अभी हमने कौन सा किया? हमने डिविडेंड पेएबल का किया। डिविडेंड पेएबल। अब एक साइड आपकी होगी डेबिट की, एक साइड आपकी होगी क्रेडिट की। याद रखिएगा हमेशा ब्रॉड डाउन बैलेंस, यानी ब्रॉड डाउन बैलेंस क्या होगा? अगले महीने जब बात शुरू होगी आपकी जुलाई 1 से, तो बात यहीं से स्टार्ट होगी भाई। डिविडेंड पेबल स्टिल अभी भी है, 2000 का ही है। ठीक है। तो ब्रॉड डाउन बैलेंस हमेशा लिखना है, क्योंकि ब्रॉड डाउन बैलेंस आपका जिस साइड पे आ रहा होगा, यहाँ क्रेडिट साइड पे आ रहा है ना। अगर आप खुदा ना आस्ता क्रेडिट डाउन लिख देंगे गलती से, तो आप यहाँ पे डेबिट साइड पे नोट कर लेंगे, जो कि गलत होगा ऑब्वियसली। पेबल का डेबिट होने का मतलब ये है कि पेबल कम हो रहा है। क्रेडिट होने का मतलब ये है कि पेबल स्टिल है या बढ़ रहा है, दोनों में से एक सूरत हाल होती है। तो आपने हमेशा इसको ब्रॉड डाउन बनाना है, और ब्रॉड डाउन जिस साइड पे होगा आपने वहीं पे इस तरह नोट करना है। और एक टिप आपके लिए और है कि जौन सा भी अकाउंट होगा ना, अब यहाँ पे देखो ये कौन सा अकाउंट है? ये पेबल का अकाउंट है, तो पेबल क्या होता है आपका? लाइबिलिटी होती है ना। तो लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्या है? क्रेडिट। अब आप पूछे नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? नॉर्मल बैलेंस वो होता है कि जो अकाउंट के बढ़ने पे वो बिहेव करता है ना, जो अकाउंट अपने बढ़ने पे बिहेव करता है, पेबल है। पेबल जब बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट। तो इसका नॉर्मल बैलेंस है क्रेडिट।
पेबल चूंकि लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट होती है, तो इसीलिए पेबल यानी कि लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है। इसी तरह एसेट अपने बढ़ने पे क्या होता है, डेबिट होता है। तो एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट है। एक्सपेंस बढ़ने पे क्या होता है, डेबिट होता है। तो एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट है। कैपिटल यानी ओनर्स इक्विटी बढ़ने पे क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसलिए ओनर्स इक्विटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है। तो यहाँ पे जो आप ड्रॉ डाउन्स निकालते हैं ना, वो अक्सर अपने नॉर्मल बैलेंस वाली साइड पे आना चाहिए। जैसे ये पेबल है, अक्सर की बात करूँ, हमेशा नहीं होगा, मतलब बहुत रेयर केसेस होंगे कि ना हो ऐसे। तो पेबल का नॉर्मल बैलेंस क्या है, क्रेडिट है। तो क्रेडिट साइड पे देखो ब्रॉड डाउन आ रहा है। तो यहाँ पे 2000। अच्छा, आगे देखें। बल्कि आगे क्या देखें, आपने भी डिविडेंड का लेजर भी बनाना है। डिविडेंड का लेजर तो बनाया नहीं, इसको भी देखें। बड़ी साइड का टोटल लिया 2000, यहाँ पे भी 2000। अब छोटी साइड कौन सी है, ये वाली, यहाँ पे तो जीरो है ना, तो इसलिए 2000 माइनस जीरो, तो 2000 बन गया। तो अब यहाँ पे बनाएंगे इसका ब्रॉड डाउन बैलेंस, और वो भी बन गया 2000। साथ ही इसको यहाँ पे नोट भी कर लेंगे कि डिविडेंड जो है वो आपका, वो है 2000 का। ठीक है। नेक्स्ट, अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल देखो, ये बड़ी साइड है, 2510। तो यहाँ पे भी 2510, दोनों साइडों पे ये लिख देंगे। फिर कैरेट डाउन बैलेंस, छोटी साइड यही है, तो 2510 माइनस जीरो वही बनता है आपका, 2510 ही बनेगा। अब आप इसको ले आएंगे जी ब्रॉड डाउन पे दूसरी साइड पे, तो 2510। हमेशा आपने लिखना ब्रॉड डाउन बैलेंस होता है अकाउंट पेएबल 2510। नेक्स्ट देखिएगा फ्यूल एक्सपेंस। अब फ्यूल एक्सपेंस में भी देखें, दोनों साइडों का टोटल किया 2510, यहाँ पे भी 2510। कैरी डाउन बैलेंस अब आपको पता चल गया है, 2510 माइनस जीरो कितना बना, 2510 ही बना। तो अब ये इसको ब्रॉड डाउन बना लिया 2510। डेबिट साइड पे है ना ब्रॉड डाउन, तो फ्यूल एक्सपेंस को साथ ही लिख देंगे यहाँ पे। फ्यूल एक्सपेंस कितना बना है आपका, 2510। ठीक है। इसी तरह हमने सारे बना लेने एक एक करके। सैलरी एक्सपेंस बड़ी साइड का टोटल 6000, यहाँ पे भी 6000। कैरेट डाउन बैलेंस 6000 ही बनेगा, क्योंकि माइनस जीरो कर लिया तो वही हो गया ना। ब्रॉड डाउन बैलेंस भी 6000। तो यहाँ पे आ गया आपका सैलरी एक्सपेंस अपनी डेबिट साइड पे आएगा, अपनी डेबिट साइड पे आएगा 6000 पे ही। ठीक हो गया। इसी तरह फिर आपका सैलरी पेएबल भी होगा एक। नहीं, सैलरी पेएबल नहीं था, वो कैश में पे हुई थी। ठीक है। आगे ये देखें, अकाउंट रिसीवेबल टू, कितनी अमाउंट थी, 16450। ये बड़ी अमाउंट है, बड़ी साइड है आपकी, 16450। तो यहाँ पे भी 16450। तो कैरी डाउन भी आपका यही है, 16450। अब ब्रॉड डाउन भी यही होगा, उस साइड पे जाके 16450। तो ये 16450 जो है वो आपका, वो ब्रॉड डाउन किस साइड पे आ रहा है, डेबिट साइड पे आ रहा है। तो आराम से आप यहाँ अकाउंट रिसीवेबल टू जो है, अकाउंट रिसीवेबल टू, वो आप कितनी अमाउंट का लिखेंगे, 16450 का। ठीक हो गया। देखिए कितना इजी है, मुश्किल तो है ही नहीं है। मेंटेनेंस एक्सपेंस, कैरेट डाउन बैलेंस, पहले तो आप ये लिख लेना आराम से दोनों साइडों पे। कैरेट डाउन बैलेंस भी इतना ही है, और ब्रॉड डाउन बैलेंस भी
इतना ही है। तो यहाँ पे लिख लें मेंटेनेंस एक्सपेंस। कितनी अमाउंट का था मेंटेनेंस? 1890 का। ये भी हो गया आपका। अच्छा नेक्स्ट। मेंटेनेंस भी हो गया। आप सैलरी एक्सपेंस पे आ जाएं। बड़ी साइड का टोटल लिया दोनों तरफ। सैलरी एक्सपेंस मैंने कर नहीं दिया ऑलरेडी। सैलरी 2 दफा पे की है इन्होंने। यस। ये 5880 भी थी एक सैलरी। एक फर्स्ट हाफ की थी और एक सेकंड हाफ की थी। ठीक हो गया, दो सैलरीज हैं आपकी। तो हम पहले वाले को भी सैलरी एक्सपेंस टू लिख सकते हैं। वैसे तो ना एक ही में बनना चाहिए। एक ही का लेजर बनना चाहिए। और क्योंकि ये जो सैलरी है एक्सपेंस है उसका एक ही लेजर होता है। तो थोड़ा सा मुझे चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी यहाँ पे। ये देखो, ये सैलरी एक्सपेंस मैंने पहले जो बनाया था ना, ये बनाया था जून 30 का। दो बनाए थे पहले। एक सैलरी एक्सपेंस आपका ऊपर वाला बनाया था। ये वाला एक्सपेंस, सैलरी सैलरी एक्सपेंस का एक लेजर एक्चुअली बनता होता है। तो मैं इसी में ही इसको मर्ज कर लेता हूँ। जून 30 कैश में पे की और 6000 की पे की। राइट। तो ये वाला फिर मैं इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। दूसरे वाला जो है ये वाला, इसको मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। तो ख़त्म कर लेते हैं इसको। इस वाले को मैं ख़त्म कर लेता हूँ। असल में रिसीवेबल्स के लेजर तो अलग अलग बनते होते हैं, लेकिन जो एक्सपेंस का लेजर होता है किसी एक एक्सपेंस का, वो एक ही बनता होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा चीज़ को। ठीक है। थोड़ा सा मैं देख रहा था चीज़ें, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। इस वजह से इसका डाटा जो है वो काबू में करना थोड़ा सा फॉर्मिडेबल है। कोई बात नहीं है, कर लेंगे। चलो थोड़ा सा रंग चेंज करते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। अच्छा, इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो ये 11,000 समथिंग बनेगा। 11880 बन जाएगा। 11880 बन जाएगा। 11880। ठीक हो गया जनाब। तो यहाँ पे भी क्या होगा फिर? कैरी डाउन भी 11880 ही बन गया। और ब्रॉड डाउन भी 11880 ही बन गया। तो हम यहाँ नीचे जो सैलरी एक्सपेंस है, यहाँ पे सैलरी एक्सपेंस, इसको पहले मिटाएंगे। इसको ठीक करना है ना हमने। अब ये बन जाएगा 11880। ठीक है। कितने रह गए अब आपके लेजर्स? अब आ जाए जी यहाँ पे। इसको आपने करना है जमा। ये जो आपके हैं क्या है जी, रेवेन्यू है ये। इसको हम ऐड करते हैं। कैसे करेंगे हम ऐड इसको? मैंने अभी किया है कैलकुलेटर पे, मैं ऐड ही कर रहा था इसमें टाइम लगा। इन दोनों को मैंने प्लस किया है तो आपका बना है 24770। 24770, ये बड़ी साइड है। छोटी साइड में तो कुछ है ही नहीं, तो टोटल तो यही आएगा 24770। तो कैरी डाउन बैलेंस भी यही है, 24770। ठीक है। और ब्रॉड डाउन में भी फिर यही आएगा 24770। ठीक हो गया। तो साथ ही आप इसको जो है वो अपने ट्रायल बैलेंस में भी लिख लेंगे। एरियल फोटोग्राफ रेवेन्यू
24,770। ठीक है। और कितने लेजर रह गए हैं, खत्म ही नहीं हो रहे लेजर। अकाउंट रिसीवेबल है। अकाउंट रिसीवेबल में ये है कि आपके पास इतना अकाउंट रिसीवेबल था। बड़ी साइड का टोटल लिया आपने, 8320, 8320। कैरेट डाउन छोटी साइड पे होता है हमेशा, बड़ी में से छोटा माइनस कर लेते हैं, छोटी साइड को 41। इसको मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। 8320 माइनस 4910, 3410। इसको ब्रॉड डाउन लेंगे तो ब्रॉड डाउन भी 3410। ये अकाउंट रिसीवेबल वन है, ठीक हो गया। तो अकाउंट रिसीवेबल वन यहाँ पे, अकाउंट रिसीवेबल वन, तो ये हो गया जी आपका 3410। और देखो जी कितने रह गए हैं, मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा तो नहीं है। रेंट भी है अभी, नोट पेबल भी है, एयरक्राफ्ट भी है। रेंट आपका बड़ी साइड है 2500, दोनों साइडों पे यही लिख देंगे। कैरेट डाउन भी यही है और ब्रॉड डाउन भी यही है। ठीक है, तो सीधी तरह रेंट यहाँ पे। और नोट पेबल भी हम साथ ही कर लेते हैं, बड़ी साइड क्योंकि एक ही है ना। 180,000, 180,000। कैरेट डाउन भी 180,000 और ब्रॉड डाउन भी 180,000। ठीक है। अब रेंट और नोट पेबल हम इकट्ठे नीचे अलग अलग करके लिखेंगे। रेंट एक्सपेंस 2500 था आपका। 2500 इस साइड पे था। और नोट पेबल आपका 180,000 था क्रेडिट साइड पे। ठीक हो गया। एयरक्राफ्ट रह गया बस और कैपिटल स्टॉक रह गया, इकट्ठे ही इनको कर लेते हैं। एयरक्राफ्ट आपका जो है वो 220 का था। ये बड़ी दोनों को मिला लिया ना इसको, 220। कैरेट डाउन भी 220 है और ब्रॉड डाउन भी 220 ही है। और ये तो एयरक्राफ्ट है, इसका भी कैपिटल स्टॉक भी साथ ही कर लेते हैं। 60,000 कैपिटल, ये इस टोटल आ रहा है दोनों बड़ा टोटल 60,000। कैरेट डाउन भी 60,000 ही होगा और ब्रॉड डाउन भी 60,000 ही होगा। ठीक है, तो ये मैं दो इकट्ठे करने लगा हूँ। एयरक्राफ्ट आपका है 220 का, 220,000। और कैपिटल स्टॉक आपका है, कैपिटल स्टॉक आपका है 60,000 का। ठीक है। अब आपका एक ही रह गया कैश, जो सबसे बड़ा लेजर होता है यूजुअली। चलो कोई नहीं, देखते हैं। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, दोनों साइडों का लेना है टोटल। तो बड़ी साइड कौन सी है आपकी इसमें से, आपको जो लग रही है।
बड़ी साइड कौन सी है? ठीक है, चलो यार करके देखते हैं इसको। 60,000। 1 मिनट में कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, मैं साथ साथ आपको फिर अपडेट भी करता हूँ जो मैं लिखूंगा। अच्छा, इस साइड का टोटल जो है ना, ये वाला, ये और ये मिला के, ये तो बनता है 64, 9, 10। और अब इस साइड का टोटल करते हैं, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा लग रहा है टोटल ये वाला। तो इसको भी करते हैं, ठहरें। 40,000 प्लस 2,500 प्लस 5,880 प्लस 1,890 प्लस 6,000। अरे नहीं, ये तो कम है, इन सब का टोटल किया तो ये तो कम बना है। 5856,270, ये इनका टोटल बना है। ठीक है, बड़ी साइड कौन सी होगी फिर? तो ये वाली होगी, डेबिट साइड बड़ी हो गई। तो वही फिर आपने क्या किया, इसको इसमें से माइनस किया, तो आपका ये बन गया कैरी डाउन बैलेंस। ठीक है, तो कैरी डाउन बैलेंस भी आपने निकाल लिया, उसको ब्रॉड डाउन बनाए। ब्रॉड डाउन कैसे बनेगा? ब्रॉड डाउन है, ब्रॉड डाउन ऐसे बनेगा। ब्रॉड डाउन 8640 ब्रॉड डाउन बन गया। ठीक हो गया। अब आप देखेंगे, इस 8640 को आप यहाँ पे लिख देंगे, 8640। ठीक है, अब आप करेंगे जी इनके टोटल्स। अच्छा, कैश जो है वो हमने किया, तो कैश का हमारे पास बैलेंस आ गया, ब्रॉड डाउन ये 8640। अब हमने इन सबको ऐड करना है। ऐड जब हमने कर लिया इसको, तो लेट मी ऐड, मैंने पूरा नहीं किया इसको। 8640 भी जमा कर लें, तो आपका आंसर मस्ट बी 269,280। इसको भी यही आंसर ही आना चाहिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 240 बन जाएगा। करते रहते हैं साथ साथ। प्लस 60,000 प्लस 24,770 प्लस 2,500। 2,500 नहीं है, 2,510 है, प्लस। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपका सेम ही आना चाहिए। ठीक है, मेरा सेम आंसर आया 269,280। तो फिर आपका जो है ना, वो ज़्यादा इम्कान ये है कि ट्रायल बैलेंस ठीक है। ठीक हो गया। दिस इज द क्वेश्चन, अ क्वाइट लेंथी वन। आई हैव ट्राइड टू पुट माय ऑल एफर्ट्स टू मेक यू अंडरस्टैंड। थोड़ा टाइम भी लिया, स्लो भी था, और बेयर विद मी बिकॉज आई wasn't feeling well since since the start of this video. So हम इंशाल्लाह अगली एक वीडियो में भी मिलेंगे। तो टिल देन इट्स अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम मी।